ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था पीटर स्कली, ये छोटी बच्चियों को टारगेट करता था। छोटी बेसहारा गरीब बच्चियों को उनके फैमिली से उन्हें पढ़ाने और अच्छी लाइफ देने के बहाने लाया करता था और उन्हें कैमरे के सामने था और फिर वो इन वीडियोस को डार्क वेब के ऊपर हजारों डॉलर्स में बेच दिया करता था। ये बच्चियां बहुत ही छोटी थी, छोटी मतलब बहुत छोटी। एक बच्ची तो सिर्फ 18 महीने की थी। जी हाँ, 18 महीने। जब पीटर स्कली पकड़ा गया तो उसके पास से बहुत सारे वीडियोस बरामद हुए। ये वीडियोस इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग थे कि जब इन वीडियोस को कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस पेश किया गया तो इन वीडियोस को देखने वाले वकील भी मेंटली परेशान हो गए। इन वकीलों को इस मेंटल सिचुएशन से निकलने के लिए प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ा, जहाँ पे कि उन्होंने थेरेपी लिया और तब वो ठीक हुए। और ये सब कुछ 100% रियल और फैक्ट है। Give me your name. It's Peter Scully. What? It's Peter Scully. Peter Scully. It's Peter Scully. It's Peter Scully. डार्क वेब से डाउनलोड किए गए कुछ और वीडियोस मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि ये वीडियो या फिर ये वीडियो या फिर टॉर्चर करने वाला ये वीडियो या फिर ये वीडियो। ये सभी के सभी वीडियोस डार्क वेब से डाउनलोड किए गए हैं एंड आई होप कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि डार्क वेब कितना खतरनाक है। बट वेट मैं वो नहीं बताने वाला हूँ जो बाकी के क्रिएटर्स आपको डार्क वेब के बारे में बताते हैं। मैं वो बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताता है। मैं आपको डार्क वेब की रियलिटी बताऊंगा जो कि शायद आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। मैं डार्क वेब 2013 से यूज कर रहा हूं, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, आज से करीबन 11 साल पहले। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि डार्क वेब आखिर शुरू कैसे हुआ। जब इंटरनेट बना था तो उस समय पे इंटरनेट सिर्फ यूएसए के डिफेंस के पास था। मतलब इंटरनेट को सिर्फ यूएसए के डिफेंस वाले यूज करते थे इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने में। और इस इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था और इसको जनरल पब्लिक यूज नहीं कर सकती थी। ये वो समय था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएसएसआर को पता चल गया था कि यूएसए के पास ARPANET जैसा कोई नेटवर्क है जिसको यूज करके वो लोग कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसीलिए यूएसएसआर भी अपना खुद का इंटरनेट या फिर ARPANET बनाने की दौर में लग गया था। बट 1983 में ये जो ARPANET था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बना मिलनेट और दूसरा बना इंटरनेट। अब ये जो मिलनेट था ये खासकर यूएसए के डिफेंस और मिलिट्री के लिए था। इसको सिर्फ मिलिट्री वाले यूज करते थे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। वहीं पे जो दूसरा पार्ट था जिसको कि बाद में इंटरनेट कहा गया, वो रिसर्च और यूनिवर्सिटीज के जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके रिसर्च के लिए ये यूज होने लगा। बेसिकली जो साइंटिस्ट और जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स होते थे वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस इंटरनेट का यूज करते थे। तो ये जो मिलनेट है और ये जो इंटरनेट है ये दोनों का दोनों फिजिकली एक दूसरे से सेपरेटेड था। इसके बाद फिर आगे चलकर ये जो मिलनेट था वो निपरनेट बना और ये जो निपरनेट है ये हमारा इंटरनेट से एक गेटवे के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ताकि कोई मिलिट्री ऑफिशियल अगर चाहे तो इंटरनेट का यूज करके वो मिलनेट को एक्सेस कर सकता है और जो डॉक्यूमेंट्स उसे मिलिट्री को शेयर करना है या फिर मिलिट्री से कोई डॉक्यूमेंट उसे लेना है तो वो उस चीज को कर सकता है। तो अभी तक ये जो हमारा इंटरनेट था वो यूएसए के गवर्नमेंट और रिसर्च वगैरह में ही यूज हो रहा था। पब्लिक के लिए ये अभी तक अवेलेबल नहीं था, लेकिन 1990 में ये जो इंटरनेट होता है इसको पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। अब कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता था और इसके कारण ये जो इंटरनेट होता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। और ये जो इंटरनेट है इसी इंटरनेट को हम लोग अभी भी यूज करते हैं। तो इस इंटरनेट को जो यूएसए के ऑफिशियल्स होते हैं, जो उनके स्पाइस होते थे, वो भी यूज करते थे। तो यहाँ पे यूएसए के गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द ये था कि जब उनके स्पाइस कोई उनको डेटा भेजना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो वो पकड़े जाते थे, क्योंकि इस समय में बहुत सारे स्पाइस हुआ करते थे जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। तो यूएसए के गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी था कि वो अपने स्पाइस को बचा पाए ताकि इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। और यहीं से शुरू होता है ये जो सो कॉल्ड डार्क वेब है इसका सफर। तो 1995 में यूएसए के नेवल रिसर्च लैब और कुछ और रिसर्चर्स मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसका नाम होता है अनियन राउटिंग। और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट यूज कर रहा है तो उसका जो रिक्वेस्ट होता है, सिंपल लैंग्वेज में जो इंटरनेट यूजर का सिग्नल होता है वो डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं होगा, बल्कि वो अलग अलग वेब सर्वर से घूम कर जाएगा। और ये जो वेब सर्वर्स होंगे जैसे जैसे वहां से सिग्नल पास होगा तो वो इनक्रिप्ट होता जाएगा। इनक्रिप्ट होने के कारण हैकिंग के चांसेस और ट्रैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और इस कारण से ये ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये रिक्वेस्ट किस यूजर का है, कौन यूजर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये किस यूजर का सिग्नल है। और इसी प्रोजेक्ट का आउटकम था टॉर वेब ब्राउजर। ये टॉर वेब ब्राउजर बाकी के जो फायरफॉक्स या फिर क्रोम वेब ब्राउजर्स हैं इनके जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये टॉर वेब ब्राउजर आपको ट्रैक होने से बचाता है। तो अब जो यूएसए के स्पाइस थे वो बिना ट्रैक हुए इन्फॉर्मेशन यूएसए के डिफेंस के साथ या फिर उनके ऑफिशियल्स के साथ शेयर कर सकते थे। बट कुछ सालों के बाद एक और प्रॉब्लम सामने आती है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि
जब भी किसी को पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति टॉर यूज कर रहा है, इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट स्पाई है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इस टॉर वेब ब्राउजर को पब्लिक कर दें, सब लोग इसको यूज करने लगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्पाई है और कौन जनरल पब्लिक है। तो 2002 में यूएसए की गवर्नमेंट ने इस टॉर प्रोजेक्ट को पब्लिक कर दिया और पब्लिक के लिए ये अवेलेबल हो गया। अब क्योंकि टॉर वेब ब्राउजर को यूज करने से ट्रैक करने का खतरा बहुत कम था, तो आम जनता के बीच में ये वेब ब्राउजर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस चीज का इस्तेमाल करके जो यूएसए के स्पाइस थे वो आराम से यूएसए की गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे थे और यहीं से डार्क वेब वेबसाइट्स बनने शुरू हुए। सबसे पहला अनियन वेबसाइट था द डस्क। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जरूरत के हिसाब से डार्क वेब वेबसाइट्स बनाने शुरू करते हैं। कोई नॉलेज शेयर कर रहा होता है, तो कोई वीडियो शेयर कर रहा होता है, कोई एडल्ट वीडियो शेयर कर रहा होता है, तो कोई ड्रग्स बेच रहा होता है। लोग अपने अपने तरीके से वेबसाइट्स बनाते हैं। ये एकदम अनोनिमस होता था, इस कारण से पकड़े जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा कम था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे डार्क वेब पे वेबसाइट्स बढ़ते गए। इसके बाद डार्क वेब पे एक रिवोल्यूशन तब आता है जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च होता है। बिटकॉइन लॉन्च होने के बाद से जो इंटरनेट पे पेमेंट हो रहे थे, अब वो बिटकॉइन में हो रहे थे। और बिटकॉइन की खासियत ये है कि जब आप कोई पेमेंट करते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये पेमेंट किसने किया है और ये पेमेंट किसको गया है। इस कारण से जो बिटकॉइन होता है वो डार्क वेब के वेबसाइट्स के लिए एक प्रीफर्ड चॉइस बन जाता है, क्योंकि पहले इलीगल काम तो हो रहे थे, पेमेंट्स भी हो रहे थे, लेकिन पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है, तो वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करते हो तो पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके 2 सालों के बाद डार्क वेब पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड मतलब कि ट्रैफिक डार्क वेब के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2011 में एक वेबसाइट लॉन्च होता है डार्क वेब के ऊपर जिसका नाम होता है सिल्क रोड। और ये जो वेबसाइट था वो ऑल इन वन वेबसाइट था और इस कारण से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। पॉपुलर होने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और डार्क वेब के ऊपर सिल्क रोड के कारण इलीगल धंधा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीच में FBI को आना पड़ा। 2013 में FBI ने रॉस अल्ब्रिक को पकड़ लिया। ये जो रॉस अल्ब्रिक था यही सिल्क रोड का ओनर था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब डार्क वेब के ऊपर इतना ज़्यादा अनोनिमिटी है तो फिर ये पकड़ा कैसे गया। ये एक अलग कहानी है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो 2011 में जब सिल्क रोड बना था, उसी साल ये जो इन्फोग्राफिक है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, कोई भी व्यक्ति जो डार्क वेब के ऊपर वीडियो बनाता है ये इन्फोग्राफिक बिना शो किए आगे वीडियो में बढ़ ही नहीं सकता है। यही वो इन्फोग्राफिक है जिसके कारण डार्क वेब के बारे में इतने सारे मिथ फैले हुए हैं। डार्क वेब को इतना ज़्यादा एक्सैजरेट किया गया है। लोगों को लगता है कि डार्क वेब कोई अलग ही दुनिया की चीज़ है जिसको कि यूज़ करने के बाद आप 200 IQ के इंसान बन जाओगे। डार्क वेब वेबसाइट्स भी नॉर्मल वेबसाइट्स के जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि डार्क वेब वेबसाइट का जो ओनर होता है वो इंक्रिप्शन के लेयर के पीछे छिपा होता है और डार्क वेब वेबसाइट को आप ऐसे ही गूगल सर्च करके नहीं ढूंढ सकते हो। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला एग्जैक्ट एड्रेस, इस वेबसाइट का जो एग्जैक्ट एड्रेस है आपको वो चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई वेब ब्राउज़र जो कि इस वेबसाइट को एक्सेस कर सके, जैसा कि टॉर वेब ब्राउज़र, या फिर अगर आप चाहो तो नॉर्मल वेब ब्राउज़र से भी डार्क वेब ब्राउज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक गेटवे चाहिए होता है। तो अगर कोई कहता है कि आप नॉर्मल वेब ब्राउज़र से डार्क वेब ब्राउज़ नहीं कर सकते हो तो वो गलत बोल रहा है, उसके पास हाफ इन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन गेटवे के थ्रू अगर आप डार्क वेब ब्राउज़ करते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अब मैं वीडियो का वो पार्ट शुरू करने वाला हूँ जिसको समझने के लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा बिना स्किप किए। आई होप सो। तो आपने इंटरनेट के ऊपर जितने भी डार्क वेब से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं उनमें क्रिएटर्स आपको ऐसे बताएंगे कि जैसे डार्क वेब किसी दूसरी दुनिया की कोई चीज़ है जिसको आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आप जाओगे तो हैकर्स आपके पीसी को हैक कर लेंगे, आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। जो कोई भी क्रिएटर आपको ऐसा बोलता है इसका मतलब या तो उसको डार्क वेब के बारे में कुछ भी नहीं पता है या तो वो खुद कभी डार्क वेब पर नहीं गया है। डार्क वेब के ऊपर एजुकेशनल स्टफ भी बहुत सारे हैं और डार्क वेब के ऊपर लीगल स्टफ भी बहुत सारे हैं। डार्क वेब पे आपको ऐसे भी वेबसाइट्स मिलेंगे जो कि दुनिया भर के सेंसर्ड न्यूज़ को आप तक पहुंचाते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे कि BBC वेबसाइट, डार्कनेट न्यूज़। तो ये जो वेबसाइट्स है ये आपके सामने बहुत सारे न्यूज़ लाते हैं बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से। और हिडन विकिपीडिया भी एक ऐसा ही वेबसाइट है जो आपको ऐसे बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करेगा जहां से आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां भी आपको मिलेंगी। इस पूरे डार्क वेब के ऊपर एक रिसर्च लैब ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 53% चीज़ें डार्क वेब के ऊपर लीगल है। इस पूरे ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हो कि डार्क वेब के ऊपर कैसे वेबसाइट्स हैं, किस किस टाइप के कंटेंट हैं, जिसमें 12.3% वेबसाइट्स ड्रग्स से रिलेटेड हैं, 6.8% वेबसाइट्स एक्सप्लिसिट वेबसाइट्स हैं, 1% वेबसाइट्स एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है और 0.2% वेबसाइट्स एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड है। तो इस तरह से डार्क वेब के ऊपर अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स हैं। मैंने जब बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देखे तो मैं हंस रहा था कि भाई
कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? एक क्रिएटर ने तो लिटरली पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है डार्क वेब के ऊपर, 8-9 वीडियोस उसने पब्लिश किए हुए हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन का तो भाई पूछो ही मत, भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाले हुए हैं। लोगों को डार्क वेब के बारे में इतना डरा दिया है कि लोग समझते हैं कि डार्क वेब कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। नो डाउट डार्क वेब के ऊपर हैकर्स हैं, इलीगल चीजें हैं, लेकिन भाई इतना भी ज्यादा नहीं है जितना इन लोगों ने हाइप बना रखा है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला है इंटरनेट के ऊपर डार्क वेब से रिलेटेड, उन सब की वजह है ये फोटो, यही इन्फोग्राफिक जो कि 2011 में रेडिट के ऊपर शेयर हुआ था। इस इन्फोग्राफिक में जो चीजें दिखाई गई है ना, वो बेबुनियाद फेक है। इसमें सिर्फ कुछ ही चीजें सही है, बाकी सभी फेक। और इसी इन्फोग्राफिक के वायरल होने के बाद बहुत सारे आपको सिमिलर टाइप के इन्फोग्राफिक देखने के लिए इंटरनेट पे मिले होंगे। सरफेस वेब होता है, डीप वेब होता है, डार्क वेब होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। सरफेस वेब का मतलब हमारे इंटरनेट का वो पार्ट जो कि आप गूगल से सर्च कर सकते हो। डीप वेब मतलब कि हमारे इंटरनेट का वो पार्ट जिसको आप गूगल से सर्च नहीं कर सकते हो, और वहां पे पहुंचने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड या फिर किसी लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने अमेजोन का वेबसाइट खोला, तो जैसे ही आपने अमेजोन का वेबसाइट खोला, वो हो गया आपका सरफेस वेब। जैसे ही आपने अमेजोन में लॉगिन किया, अपने अकाउंट में लॉगिन किया, वो हो गया आपका डीप वेब। या फिर आपने गूगल खोला और गूगल पे कुछ भी सर्च किया, वो हो गया सरफेस वेब। जैसे ही आपने जीमेल खोला और जीमेल में लॉगिन किया, वो हो गया आपका डीप वेब। तो किसी भी वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हो और लॉगिन से पहले जितने इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो, वो सब कुछ है सरफेस वेब। जैसे ही आपने लॉगिन किया, उसके बाद सब कुछ है डीप वेब। और बस यही है, इतना ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी कारण से डीप वेब सरफेस वेब से ज़्यादा होता है, क्योंकि डीप वेब में सारे डॉक्यूमेंट, सारे डेटा स्टोर होते हैं। सरफेस वेब तो सिर्फ आपको जो सामने में चीज़ें दिखाई देती है वही है। अगर इससे भी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पूरे इंटरनेट को आप एक सिटी मान लो। हमारा जो पूरा इंटरनेट है वो क्या है? कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं पे सर्वर है, यही तो इंटरनेट होता है। तो हमारे पूरे शहर को आप इंटरनेट मान लो, और जितने भी बिल्डिंग्स हैं हमारे पूरे शहर में, उसको आप वेबसाइट मान लो। अब जैसे ही आप किसी बिल्डिंग के सामने जाते हो, तो उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर देखते हो, उसके लिए तो आपको बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से ही आपने देख लिया, तो वही हो गया आपका सरफेस वेब। जैसे ही आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हो, तो बिल्डिंग में एंटर करने के लिए आपके पास जान पहचान होनी चाहिए। जब आपके पास कोई जान पहचान है, तब आप बिल्डिंग में एंटर करते हो। जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करते हो, तो अंदर की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वही हो गया डीप वेब। और हमारे शहर के किसी कोने में होगा एक चोर मार्केट, जहाँ का रास्ता कि बहुत कम लोगों को पता है। किसी से आप पूछोगे तो सबको नहीं पता होता है, या फिर आप गूगल मैप पे ढूंढोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कोई व्लॉगर्स उसके बारे में वीडियो डाले होते हैं, उसको एक्सक्लूड कर दो। तो ये जो चोर बाजार है, उसका रास्ता वही जानता है जो कि चोर बाजार में कभी जा चुका है, या फिर उसको किसी और ने उसका रास्ता बताया है। तो ये जो चोर बाजार है, यही है डार्क वेब, जहाँ पे कि सारे इलीगल काम होते हैं। तो बस यही है डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब डार्क वेब से रिलेटेड जितने भी मिथ है ना, जो फालतू में लोगों ने हाइप बनाया हुआ है, उन सबको एक एक करके मैं बस्ट करता हूँ। आपने वीडियोस में देखे होंगे कि क्रिएटर्स कहते हैं कि डार्क वेब के ऊपर मत जाना, वहाँ पे रेड रूम होता है, और रेड रूम में जब आप एंटर करोगे तो वहाँ पे बिटकॉइन में पैसे पेमेंट करने होते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, लाइव में टॉर्चर किया जाता है। जैसे जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे वैसे आपको टॉर्चर करके दिखाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, रेड रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता डार्क वेब पे। ये रेड रूम की जो कहानी है ना, वो एक जापानीज मूवी के कारण वायरल हुआ था। सबसे पहली बात तो कि रिसेंट ईयर्स से पहले तक डार्क वेब का जो बैंडविड्थ था बहुत कम था, और इस कारण से डार्क वेब के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर पाना फिजिकली इम्पॉसिबल था। लो बैंडविड्थ होने के कारण डार्क वेब लाइव स्ट्रीम आसानी से हैंडल कर ही नहीं सकता। ये रेड रूम वाली कहानी बहुत पुरानी है। जब ये वायरल हुआ था, उसके बहुत सालों बाद तक भी डार्क वेब का बैंडविड्थ इतना ज्यादा नहीं था कि आप लाइव स्ट्रीम आसानी से देख सको। अगर अभी भी आप डार्क वेब यूज करोगे तो वो बहुत स्लो है, क्योंकि आपका जो ब्राउजर होता है वो अलग अलग सर्वर से आपके सिग्नल को एनक्रिप्ट करता है, आपका जो रिक्वेस्ट है उसको एनक्रिप्ट करता है, तब आपके पास डेटा आता है। कुछ सालों पहले तक तो डार्क वेब के ऊपर वीडियोस ही बफर होकर चलते थे, तो फिर लाइव स्ट्रीम का तो आप बात ही छोड़ दो। जिन लोगों ने 2G के ऊपर इंटरनेट यूज़ किया है, उनको पता होगा कि वीडियो बफरिंग क्या होता है। तो रेड रूम जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि टॉर्चर किए हुए वीडियोस को सेल करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत सारे क्रिएटर्स आपको रेड रूम के स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे कि ये रेड रूम वेबसाइट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक वेबसाइट्स होते हैं। उसमें जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका पैसा गायब, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पेमेंट किसको किया है। कोई आपको बोलेगा कि डार्क वेब के ऊपर आपको गवर्नमेंट के सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट का सीक्रेट डेटाबेस मिलेगा, जहाँ से कि आप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मिलिट्री वाले अपने इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर नहीं रखते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या फिर मिलिट्री वाले या फिर गवर्नमेंट
अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि उनके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। प्राइवेट नेटवर्क मतलब कि उनके खुद के कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है जिसको कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ होता है, और उस इन्फॉर्मेशन को आप उनके कंप्यूटर से ही एक्सेस कर सकते हो और कहीं से नहीं। कोई बेवकूफ़ कंपनी या फिर गवर्नमेंट ही होगा जो कि अपने इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर रखेगा कि जहाँ से हैकर्स आराम से हैक करके उनके इन्फॉर्मेशन को निकाल ले और फिर आसानी से उसको डार्क वेब के ऊपर सेल कर दे। एक क्रिएटर तो ये भी बोल रहा था कि आपको डार्क वेब के ऊपर ऐसे मूवीज मिलेंगे जो कि असासिनेशन वीडियोस के कंपाइलेशन होंगे। मतलब जब लोगों को मर्डर किया जाता है तो उस समय पे वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस को मिलाकर एक मूवी बनाई जाती है, और ऐसे मूवीज आपको डार्क वेब के ऊपर मिलेंगे। और ऐसे मूवीज को शायद स्निफ मूवीज कहा जाता है, और ये भी फेक है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, ये बात सही है कि आपको असासिनेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ब्राज़ील के वीडियोस मिल सकते हैं, जैसे कि आपको ऐसे वीडियोस मिल सकते हैं कि दो गैंग वाले आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में कोई मर्डर हो गया, या फिर किसी गैंग वाले ने दूसरे गैंग वाले के मेंबर को पकड़ लिया और फिर उसको मारा पीटा और उस समय पे वीडियो रिकॉर्ड करके उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, और इसी वीडियो को कोई व्यक्ति डाउनलोड कर लेता है और फिर उसको डार्क वेब के ऊपर एक वेबसाइट बना के वहाँ पे अपलोड कर देता है। कुछ लोगों ने तो भाई अलग अलग लेयर्स बनाए हुए हैं कि डार्क वेब के नीचे और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, प्राइमर्क सिस्टम, मरियाना वेब और भी बहुत सारे लेयर्स। एक क्रिएटर तो ये बता रहा था कि जो प्राइमर्क सिस्टम होता है इसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल नेटवर्क चाहिए होता है जिसको बोलते हैं CSS, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम सेल, और ये भी एक मिथ है। क्लोज्ड सिस्टम सेल का मतलब ही होता है एक प्राइवेट नेटवर्क, और एक प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ही होता है कि वो इंटरनेट से डिसकनेक्टेड है, मतलब कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये वाले इन्फोग्राफिक को देख के ऐसे स्टेप्स भी बना दिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत तेज़ी से वायरल होता है, उसको विश्वास करने लोग भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ते हैं। एक क्रिएटर कह रहा था कि प्राइमर्क सिस्टम के नीचे होता है मरियाना वेब, जो कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लेवल पे होता है, और इस मरियाना वेब को एक्सेस करने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स एल्गोरिथम होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है, जिसको कहते हैं पॉलीमेरिक फैल्की-गॉल डेरिवेशन। सबसे पहली बात तो कि ऐसा कोई भी डेरिवेशन मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्रिएटर्स आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, और इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है। मैं आपको कुछ डार्क वेब वेबसाइट्स बताता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट। इस वेबसाइट से आप हैकर हायर कर सकते हो, इस वेबसाइट से आप USA की नेशनलिटी ले सकते हो, इस वेबसाइट से आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, बट ये सभी के सभी वेबसाइट सब के सब फेक है। ऐसे वेबसाइट्स डार्क वेब के ऊपर भरे पड़े हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करोगे और आपका पैसा गायब। ऐसे कुछ और वेबसाइट्स भी है डार्क वेब के ऊपर जो कि रेडिट से और बाकी कहीं और इंटरनेट से वायरल वीडियोस को डाउनलोड करके डार्क वेब के वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं और फिर उसको डार्क वेब वीडियोस बताते हैं। डार्क वेब के ऊपर आपको ऐसे भी वेबसाइट मिलेंगे जो कि आपको बहुत सारा नॉलेज दे सकते हैं, पर इसको क्रिएटर्स इतना ज़्यादा एक्सैजरेट करके बताते हैं कि आपको मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपको सुपर पावर वाले रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। नो डाउट आपको डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोरम होते हैं जहाँ पे कि हैकर्स बात करते हैं, और फोरम में भी वो लोग बहुत सारे ऐसे नॉलेज वाली चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर बात करते समय इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है। पर ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि आपको ऐसा कुछ टॉप लेवल का डॉक्यूमेंट हाथ लग जाएगा जिसको यूज़ करके आप रातों रात अरबपति बन जाओगे। डार्क वेब बोरिंग है, स्लो है, बेसिक है और थोड़ा मिस्टीरियस भी है। ये सभी वीडियोस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये सब के सब डार्क वेब के वीडियोस ही हैं, लेकिन क्रॉस चेक करने पे पता चला कि ये वीडियोस किसी ने रेडिट से उठा के इसको डार्क वेब पे डाला है, किसी ने इसको फेसबुक से डाउनलोड करके डार्क वेब पे डाला है, तो किसी ने इंटरनेट आर्काइव से डाउनलोड करके इसको डार्क वेब पे डाला है। और कुछ वीडियोस हॉरर मूवीज़, GIF और वीडियो गेम्स के कंपाइलेशन है, और इसमें जो ऑडियो आ रहा है वो किसी ऑडियो को रिवर्स करके लगाया गया है। अगर आप ढंग से इंटरनेट यूज़ करना जानते हो, ढंग से गूगल सर्च करना जानते हो, ढंग से मतलब एक्चुअली में ढंग से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है, कोई वीडियो ढूंढना है, तो आप गूगल के ऊपर उसका नाम लिखो और लास्ट में .mp4 लगा दो। सिर्फ इतना करने मात्र से आपका जो सर्च रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होगा और रिलेवेंट होगा। आप जो ढूंढ रहे हो वो ज़्यादा आसानी से आपको गूगल ला कर देगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि मैंने बहुत पहले जब मैं 9th क्लास में हुआ करता था तब मैंने सीखा था। मैं स्कूल से आता था, अपने PC पे बैठता था, नोकिया 31 मोबाइल हुआ करता था मेरे घर में, उसमें मैं एयरसेल का सिम लगाता था, 14 रुपये का जो कूपन आता उसे रिचार्ज करता था, 3 दिन तक अनलिमिटेड 2G इंटरनेट, और फिर उसको डायल अप मॉडेम के तरह यूज़ करके इंटरनेट ब्राउज करता था एकदम स्लो स्पीड में। तब मैं इंटरनेट का कीड़ा हुआ करता था, सारा दिन PC पे बैठता था, तब मैंने ये सभी चीज़ें सीखी थी। खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डार्क वेब को सेफली कैसे ब्राउज कर सकते हो, क्योंकि डार्क वेब पे बहुत
बहुत सारे काम की चीज़ें भी होती है। देखो, किसी भी चीज़ से निपटने का सबसे आसान उपाय होता है कि वो काम कैसे करता है वो आप पता कर लो। आपका पीसी कैसे हैक हो सकता है, आप वल्नरेबल कैसे हो सकते हो। डार्क वेब के ऊपर अगर आपने गलत लिंक पे क्लिक किया या फिर आपने कुछ ऐसा वल्नरेबल चीज़ डाउनलोड किया, तो सबसे पहले आप अपने पीसी में वेराक्रिप्ट इंस्टॉल करो और एक अलग वॉल्यूम बनाकर उसे वेराक्रिप्ट से इनक्रिप्ट कर दो, और फिर उसी वॉल्यूम को VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करके उस पर लाइनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो और फिर उसमें टॉर इंस्टॉल करके डार्क वेब यूज़ करो, तब आप सेफ रहोगे। ये एकदम लीगल है जब तक कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हो। इलीगल एक्टिविटी मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं खरीदते हो जो कि इलीगल है। मैं पर्सनली रिसर्च करने के लिए टॉर वेब ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे लिंक्स पर क्लिक करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, कभी कभी कुछ डाउनलोड भी करना पड़ता है। तो टॉर वेब ब्राउज़र मुझे प्राइवेसी देता है, थोड़ा स्लो है लेकिन प्राइवेसी देता है, और वर्चुअल बॉक्स में यूज़ करने के कारण मैं जो मालवेयर्स वगैरह होते हैं उनसे बचा रहता हूँ। तो ये था पूरा डार्क वेब, जिसको कि एक्सैजरेट करके पता नहीं क्रिएटर्स ने क्या क्या बनाया हुआ है। डार्क वेब के मिथ्स, डार्क वेब के आपके सारे डाउट्स, डार्क वेब कैसे आपको यूज़ करना है, सेफ रहना है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स डार्क वेब से रिलेटेड क्लियर हो सके और उनको भी पता चले कि जो हाइप डार्क वेब के बारे में बनाया गया है वो एक्चुअली में है नहीं। Дивіться, вивели не так давно звідси підерів. Хочу показати вам такий подвальчик. Ну, я не знаю, що тут сказати, що а ось це, дивіться. Знаєте, де це? Я думаю, що тут навіть через це можна доїхати, але зовсім трішки.